जीएस वाणी में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम कार्यपालिका की चर्चा करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने विधायिका के बारे में देख लिया था और केंद्र की विधायिका, राज्य की विधायिका, और उसमें जो कुछ भी ज़रूरी था उस सारी चीज़ों पे चर्चा की जा चुकी है। 2-3 पार्ट में वीडियो है, आप जाके देख सकते हैं चैनल पे हमारे, अगर आप नए हैं तो। आज हम कार्यपालिका के बारे में देखेंगे और भारतीय संविधान में केंद्र एवं राज्य दोनों में संसदीय सरकार की व्यवस्था की गई है। इसमें क्या होता है, इसमें 2 सदन होते हैं, ठीक है, 2 सदनीय व्यवस्था होती है और संविधान में इसका प्रावधान अनुच्छेद 74 और 75, अनुच्छेद 74 और 75 के माध्यम से 74 to 75 के माध्यम से केंद्र में संसदीय व्यवस्था की संसदीय स्वरूप की व्यवस्था की गई है कि सरकार का संसदीय स्वरूप है अनुच्छेद 74 और 75 में। वहीं दूसरी तरफ राज्यों में संसदीय स्वरूप अनुच्छेद 163 और 164 के अंतर्गत प्रावधान किए गए हैं। मतलब राज्यों में संसदीय व्यवस्था के प्रावधान अनुच्छेद 163, अनुच्छेद 164 के अंतर्गत हैं, जबकि वहीं केंद्र में व्यवस्था अनुच्छेद 74 और 75 के अंतर्गत की गई है। जो कार्यपालिका से संबंधित चीज़ें होती कुछ देख लेते हैं। संघ की कार्यपालिका में इसका जो निर्माण होता है उसमें राष्ट्रपति होते हैं, उपराष्ट्रपति होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, मंत्रिपरिषद होती है और महान्यायवादी होते हैं। ये 4 कंपोनेंट्स मिलके जो है संघ की कार्यपालिका का निर्माण करते हैं। वही स्थिति राज्यों में है, जहाँ केंद्र में राज्यपाल होता है, वहीं राज्यों में केंद्र में जहाँ राष्ट्रपति होता है वहीं राज्यों में राज्यपाल होता है। केंद्र में जहाँ प्रधानमंत्री होते हैं वहाँ पर मुख्यमंत्री होते हैं। केंद्र में जहाँ महान्यायवादी होते हैं, राज्य वहाँ महाधिवक्ता होते हैं। तो यहाँ ये दोनों में काफ़ी समानता देखी जाएगी, तो आपको तैयार करने में भी काफ़ी आसानी होगी। और अगर देखिए स्पीड को लेकर, चूँकि चैप्टर बड़ा है काफ़ी, इसमें काफ़ी चीज़ें हैं जो पूछी भी जाती हैं, इसलिए मैं बहुत इनको शॉर्ट करने की कोशिश नहीं करूँगा, डिटेल में आपको बताते चलूँगा। तो अगर आपको स्पीड ये लग रहा हो कि समय कम है या फिर ज़्यादा तो आप स्पीड बढ़ा सकते हैं। यूट्यूब पे ऐसा ऑप्शन होता है, आप स्पीड बढ़ा के भी सुन सकते हैं, तो कम समय में सारी चीज़ें आपको समझ आ जाएंगी। तो इस हिसाब से हमने देखा केंद्र में 74, अनुच्छेद 74, 75 के अंतर्गत संसदीय स्वरूप है, जबकि राज्यों में अनुच्छेद 163 और 64 के अंतर्गत ऐसी व्यवस्था की गई है। इसके चारों कंपोनेंट्स के बारे में हम यहाँ अलग अलग चर्चा करेंगे। सबसे पहले जो हमारा पहला कंपोनेंट आता है राष्ट्रपति आता है, हम उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले देख लेते हैं थोड़ा सा संसदीय स्वरूप के बारे में। इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा चर्चा कर देंगे। संसदीय व्यवस्था में कार्यपालिका अपनी नीतियों एवं कार्यों के लिए विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। मतलब ये जो अभी आपको जो प्राधिकारी लोग बताए जाएंगे, जो आपको ये पद बताए जा रहे हैं, इनके बारे में जो आपके कार्यपालिका के सदस्य बताए जा रहे हैं कि ये कार्यपालक लोग हैं, ये क्या होते हैं, ये विधायिका के प्रति उत्तरदायी होते हैं। यानी कि विधायिका इनके ऊपर आवश्यक नियंत्रण रखती है, वो विभिन्न माध्यमों से रखती है। परंतु ठीक है, सरकार की राष्ट्रपति की शासन व्यवस्था में, ठीक है, देखिए हमारे यहाँ संसदीय शासन व्यवस्था है, लेकिन एक राष्ट्रपति शासन व्यवस्था भी होती है, जिसे अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था भी बोला जाता है। उसमें क्या होता है, कार्यपालिका का विधायिका के प्रति उत्तरदायित्व नहीं होता एवं संवैधानिक रूप के अपने कार्यकाल के मामले में विधायिका से स्वतंत्र होता है। देखिए अभी जो संसदीय व्यवस्था है जो हमारे यहाँ भारत में है, इसमें क्या होता है, कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है और कार्यपालिका को विधायिका उत्तरदायी ठहराने के लिए तमाम प्रकार के उपकरणों का प्रयोग करती है। वह उसे हटा भी सकती है, बर्खास्त भी कर सकती है, नियंत्रण भी रख सकती है, अंकुश भी लगा सकती है। लेकिन जो अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था होती है उसमें कार्यपालिका के ऊपर विधायिका का नियंत्रण नहीं होता और कार्यपालिका एक तरह से स्वतंत्र रूप से कार्य करती है। उदाहरण के तौर पर जैसे श्रीलंका में अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था है, अमेरिका में अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था है। वहाँ पे वे कार्यपालिका को जो है साइड करके अपना काम विधायिका को साइड करके अपना काम कर सकते हैं, उन्हें जो काम करना होता है। लेकिन हमारे यहाँ ऐसी व्यवस्था नहीं है। संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 52 से यानी कि 52 से 78 तक संघ की कार्यपालिका का वर्णन किया गया है, ठीक है। तो वहीं राज्यों में इसके लिए 153 से राज्यों में क्या है, संघ में क्या है, भाग 5 के अंतर्गत
अनुच्छेद 52 से लेकर 78 तक, आर्टिकल 52 78 तक की बात की गई है, जबकि राज्यों के लिए भाग 6 में अनुच्छेद 153 153 से लेकर अनुच्छेद 167 167 तक की बात की गई है। ठीक है, अब पहले हम केंद्र के बारे में देख लेते हैं। केंद्र में कार्यपालिका में पहले आते हैं राष्ट्रपति महोदय। तो हम राष्ट्रपति जी के बारे में पहले देखते हैं कि राष्ट्रपति के संबंध में, उससे बाद ये प्रश्न अटेंड करेंगे क्योंकि उन्हीं से संबंधित है। तो पहले डिटेल थोड़ा सा सुन लेते हैं, उसके बाद प्रश्न अटेंड करेंगे, प्रश्न देखेंगे क्या है। भारत के राष्ट्रपति की बात करते हैं। प्रथम नागरिक होता है राष्ट्रपति, राष्ट्र का राष्ट्राध्यक्ष होता है, राष्ट्र की एकता, अखंडता, सुदृढ़ता का परिचायक होता है। ठीक है, वास्तविक शक्तियां, हालांकि कार्यपालक शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती हैं, लेकिन वास्तविक रूप से प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद में सारी शक्तियां निहित होती हैं। अनुच्छेद 52 के अंतर्गत के माध्यम से राष्ट्रपति के पद का प्रावधान किया गया है हमारे संविधान में। अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति के पद का प्रावधान है। अनुच्छेद 53 के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति अपनी कार्यपालिका संबंधी शक्तियों का प्रयोग स्वयं या अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करते हैं। हालांकि वह अधीनस्थ के माध्यम से ही करते हैं, जैसा कि मंत्रिपरिषद के माध्यम से। राष्ट्रपति के निर्वाचन अनुच्छेद 54 के अंतर्गत, अनुच्छेद 54 के अंतर्गत राष्ट्रपति के निर्वाचन की बात की गई है और इसमें एक निर्वाचन मंडल के द्वारा सदस्यों का, निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा राष्ट्रपति महोदय का चुनाव होता है। राष्ट्रपति जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं चुना जाता, इनका चुनाव जनता रूप से, परोक्ष रूप से जनता द्वारा होता है, यानी कि जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि इनका चुनाव करते हैं। उसके बाद हम आते हैं यहाँ पे उनके निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल हैं, ये देख लेना जरूरी है थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनते हैं। तो जो शामिल होते हैं संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, ध्यान देने वाली बात है यहाँ पे, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य केवल भाग लेते हैं, मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेंगे, क्योंकि इसमें ऐसा कारण हो सकता है कि अगर मनोनीत सदस्य भाग लेने लगे तो हो सकता है उन दोनों में आपस में साठ गांठ हो जाए कि भैया अगली बार मुझे फिर मनोनीत कर देना, मैं तो तुम्हें ही वोट दूंगा। तो शायद ऐसा अनुमान एक है, कोई मतलब करेक्ट नहीं है, ऐसा प्रश्न पूछा नहीं जाता आपसे। ठीक है, तो निर्वाचित संसद के दोनों सदनों के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वे भाग लेते हैं। उसके अलावा राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, राज्य की विधानसभाओं में भी जो निर्वाचित सदस्य होते हैं केवल वही भाग लेते हैं। केंद्र शासित प्रदेशों में केवल दिल्ली और पुडुचेरी के पास विधानसभा है, इसलिए केवल उनके निर्वाचित सदस्य भी इसमें भाग लेते हैं। अब जो भाग न लेने वालों में है, जितने भी मनोनीत सदस्य होंगे वे भाग नहीं लेते। उसके अलावा राज्य विधान परिषदों के सदस्य भाग नहीं लेते। ठीक है, द्विसदनीय मामले में जहाँ पे द्विसदन व्यवस्था है वहाँ के भी विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेते, इसलिए क्योंकि यह क्या होता है कि हर राज्य में भारत की विधान परिषद नहीं है। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हो सकता है कि किसी राज्य में किसी पार्टी विशेष का हो शासन, वहाँ के वोट उन्हें ज़्यादा मिल जाएं उनके पक्ष में जो उनके तरफ से खड़े हैं चुनाव के लिए, तो इन सब चीज़ को रोकने के लिए। और दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभाओं के मनोनीत सदस्य भी भाग नहीं लेते। देखिए, जब कह दिया गया मनोनीत नहीं लेंगे तो कहीं के भी मनोनीत सदस्यों भाग नहीं लेंगे। उसके अलावा किसी सभा के विघटन की स्थिति में उस सभा के सदस्य भाग नहीं लेंगे। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, जैसे मान लीजिए कि सभा अगर विघटन की बात करें तो केंद्र में केवल लोकसभा विघटित होती है और राज्यों में केवल विधानसभा विघटित होती है। तो ऐसी परिस्थिति में यदि किसी राज्य की विधानसभा किसी भी कारणवश विघटित हो चुकी है तो उसके सदस्य भाग नहीं लेंगे उसमें, राष्ट्रपति के चुनाव में। तो ये कुछ बारीकियां थी निर्वाचक मंडल के संदर्भ में। अब देखते हैं आगे आपका जो है रीति जो है, जैसे आर्टिकल जो है 55 यहाँ मैंने नहीं ऐड किया क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट नहीं था। आर्टिकल 55 के अंतर्गत क्या है कि निर्वाचन कैसे होता है, तो विभिन्न राज्यों का प्रतिनिधित्व तो समान रूप में होना चाहिए, इसलिए राज्यों संघ राज्यों में सब में समानता रखी जाती है और मतों की संख्या सबकी एक मानी जाती है। ठीक है, मतों की संख्या, और इसका एक अलग प्रक्रिया है जो कि आप जानते होंगे, चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व के माध्यम से एकल संक्रमणीय मत तथा गुप्त मतदान के द्वारा होता है। ठीक है, अब इसको ये क्या होता है इसके विषय में पहले एक बार बता चुका हूँ। इसमें क्या होता है, प्राथमिकता तय होती है, प्राथमिकता के आधार 50% से अधिक वोट जिसे मिलता है उसे विजयी घोषित कर देते हैं। जैसे मान लीजिए उम्मीदवार ए हैं, उम्मीदवार बी हैं, उम्मीदवार सी हैं, तो इसमें क्या होता है, एक मतदाता
कई उम्मीदवारों को वोट करते हैं, ठीक है, उनकी प्राथमिकता चुनी जाती है। जैसे किसी ने कहा कि मैं उम्मीदवार 1 को चाहता हूं पहले नंबर पे जीते हैं, उसके बाद उन्होंने कहा दूसरे नंबर मेरे सी हैं, तीसरे नंबर पे बी हैं, ठीक है, उसके बाद किसी ने कहा नहीं मेरे तो तीसरे नंबर पे ए हैं, बी जो है दूसरे नंबर, पहले नंबर पे सी हैं। तो अब देखा जाएगा कि उम्मीदवार ए जो हैं उनको पहली प्राथमिकता कितने लोगों ने रखी है, ठीक है। इस प्रकार से जो वोट बढ़त जिनकी ज़्यादा होती है उन्हें जिता दिया जाता है, और सबसे कम वोट सबसे कम वोट जिन्हें मिलता है उनका वोट शिफ्ट होता चला जाता है, दूसरे को मिलता चला जाता है। उसके बाद देखते हैं अनुच्छेद आपका यहाँ पे 56 के अंतर्गत क्या आता है। यहाँ ऐसी व्यवस्था की गई है कि राष्ट्रपति की पदावधि, यानी कि राष्ट्रपति महोदय अपने पद पर कब तक रहेंगे, तो वह निर्धारित किया गया है, वो निर्धारित किया है 5 सालों के लिए। राष्ट्रपति महोदय अपने जो है पद पे तिथि से पद धारण करने की तिथि से 5 वर्ष तक अपने पद पे रहते हैं, ठीक है। और वह किसी भी समय अपना त्यागपत्र दे के भी पद खाली कर सकते हैं। वो त्यागपत्र किससे देंगे, वे त्यागपत्र अपना उपराष्ट्रपति को देते हैं, वाइस प्रेसिडेंट को अपना त्यागपत्र देते हैं। और कार्यकाल पूरा होने से पूर्व भी राष्ट्रपति महोदय के ऊपर महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा उन्हें हटाया जा सकता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति महोदय को हटाने की जो प्रक्रिया होती है उसे महाभियोग कहा जाता है। रिक्त होने की स्थिति में, राष्ट्रपति का पद रिक्त होने की स्थिति में, तब तक वह अपना उत्तरदायित्व निभाएगा जब तक कि उसका उत्तराधिकारी राष्ट्रपति का पद ग्रहण न कर ले, 5 वर्ष के कार्यकाल के उपरांत भी। यानी कि मान लीजिए कि राष्ट्रपति महोदय मार्च मंथ में रिटायर हो रहे हैं, ठीक है, लेकिन अभी होता नहीं है ऐसा। मान लीजिए कि अभी राष्ट्रपति का चुनाव नहीं हुआ है, नए राष्ट्रपति का, तो ऐसी परिस्थिति में जब तक नए राष्ट्रपति का चुनाव नहीं हो जाता तब तक वर्तमान राष्ट्रपति ही अपने पद पर बने रहते हैं। हालांकि सामान्यतः 6 माह के अंदर चुनाव हो जाता है। उसके बाद एक आता है, यहीं पे महत्वपूर्ण तो उतना नहीं है, आर्टिकल 57, ठीक है। तो आर्टिकल 57 के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। आर्टिकल 57 क्या कह रहा है, पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता, मतलब हमारे यहाँ राष्ट्रपति कितनी बार पद के लिए चुनाव लड़ सकते हैं, जबकि अमेरिका का राष्ट्रपति 2 बार से अधिक चुनाव नहीं लड़ सकते, ठीक है। और राष्ट्रपति के चुनाव की अधिसूचना चुनाव आयोग द्वारा जारी की जाती है, ये सारी प्रक्रियाएं हैं। उसके बाद अब इनके संबंध में एक और चीज़ आती है कि जो आर्टिकल 58, 59, 50 और 60, इसके दौरान क्रमशः अर्हता, शर्तें, शपथ, ये चीज़ें निर्धारित की गई हैं। मतलब राष्ट्रपति बनने के लिए आप में कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए, क्या शर्तें आपके लिए लागू होंगी, और शपथ आप किस चीज़ का लेंगे, तो यह भी निर्धारित हो। चलिए देख लेते हैं आप में से कितने लोग योग्य हैं। तो पहली चीज़ तो भारत का नागरिक होना चाहिए। तो चलिए एक चीज़ मान लीजिए, आप खुश हो सकते हैं कि आप भारत के नागरिक हैं, इसलिए राष्ट्रपति बन सकते हैं। अब दूसरी जो शर्त आती है वो आती है 35 वर्ष की आयु। तो हो सकता है अब इसमें से काफ़ी लोग छट जाएं, ठीक है। 35 वर्ष की आयु पूरी करना जरूरी है आपके लिए, तभी आप राष्ट्रपति बन सकते हैं। कोई नहीं, चलिए और देख लेते हैं। लोकसभा का सदस्य निर्वाचन होने की योग्यता रखता हो, ठीक है। अब यहाँ एक चीज़ बात है कि लोकसभा की सदस्यता अगर आप लेना चाहते हैं तो उसके लिए 25 वर्ष आयु निर्धारित है, ठीक है। लेकिन राष्ट्रपति बनने के लिए आपकी आयु जो है 35 वर्ष चाहिए, ठीक है। तो यहाँ ये चीज़ थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है, कभी कभी प्रश्न डायरेक्ट यहाँ से बना देता है। और उपराष्ट्रपति के लिए राज्यसभा की सदस्यता रखने की योग्यता आपके पास होनी चाहिए। उसके अलावा क्या है, संघ सरकार या राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकरण में या किसी सार्वजनिक प्राधिकरण में लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा आपको किसी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए, ये भी शामिल किया जाता है। उसके अलावा एक चीज़ और चाहिए, क्या होता है वो, राष्ट्रपति के चुनाव के नामांकन के लिए उम्मीदवारों के लिए कम से कम 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, ठीक है। 50 प्रस्तावक 50 अनुमोदक होने चाहिए, अन्यथा वह अपनी उम्मीदवारी खो देगा। इसके लिए क्या है, जैसे अगर आप फॉर्म भरने जा रहे हैं, मान लीजिए कि आप राष्ट्रपति के पद का लिए चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तो ऐसी परिस्थिति में क्या होगा कि आपके पास 50 प्रस्तावक होने चाहिए, 50 अनुमोदक होने चाहिए, जो ये वहाँ गारंटर के तौर पे होने चाहिए। हाँ, इनको हम जानते हैं, दिवालिया नहीं, पागल नहीं, सही इंसान है, फेमस इंसान, मतलब सही ठीक ठाक इंसान है वगैरह वगैरह के लिए, ठीक है। 50 मतलब 100 लोग आपके पास होने चाहिए, तभी आप फॉर्म भर सकते हैं। प्रत्येक उम्मीदवार को क्या होता है, 15,000 रुपये के एक जमानत राशि भरी जाती है। तो अगर आप चुनाव का 1/6 वोट नहीं पाते, 6% भी, अगर आप 6% शायद मिनिमम है,
हाँ 1/6 भाग ही है, ठीक है। तो अगर 1/6% मत आप नहीं प्राप्त करते हैं तो आपकी ये 15,000 की राशि जब्त कर ली जाएगी। ये किस लिए किया गया है कि मान लीजिए कि चलिए ठीक है, किसी के मन में लोग, हिंदुस्तान है, बहुत सारे तरीके के लोग होते हैं, मान लीजिए खाली बैठे हैं, कोई काम नहीं है, तो वो सोचते हैं कि जैसे फॉर्म निकलता ही रहता, चलो राष्ट्रपति का भी फॉर्म भर देते हैं, ठीक है। तो अब ऐसी परिस्थिति में क्या हो कि फॉर्म की अंबार लग जाए। अब चूंकि भाई वो भारत के नागरिक हैं, सारी शर्तें पूरी करते हैं, ठीक है। अब इसमें कोई ऐसा तो नहीं, अगर आप 35 वर्ष की आयु पूरी कर रहे हैं तो निस्संदेह आप योग्य हैं, ठीक है। अब पागल दिवालिया ना हो बस हो गया। तो बेरोजगारी तो चरम पे है, तो बेरोजगार तो बहुत सब फॉर्म भर दिए। तो इस सब चीज़ों से बचने के लिए क्या वो 15,000 की राशि रखी गई है कि पहली चीज़ तो आप 15,000 रुपये इकट्ठा करिए। मान लीजिए कि आप 100 लोगों को इकट्ठा कर लिए, ठीक है, तो 15,000 फिर इकट्ठा करिए। और उसमें भी अगर आपकी जमानत जब्त हो सकती है अगर आपने पाया नहीं इतना पद, तो इतना वोट 1/6, तो इन सब चीज़ों के लिए यह शर्तें रखी, ये जो है योग्यता रखी गई है। अब शर्तें देख लेते हैं आर्टिकल 59 के तहत। 59 में क्या है, वह व्यक्ति जो संसद के किसी भी सदन का सदस्य होगा, ठीक है। तो अब अगर संसद के किसी भी सदन का सदस्य है कोई, तो वह चुनाव नहीं लड़ सकता, ठीक है, उसे सदन की सदस्यता छोड़नी पड़ेगी, ठीक है। राष्ट्रपति आधिकारिक आवास वगैरह मिलता है, वो सारी चीज़ें आप जानते हैं, भत्ता उत्ता मिलता है, ये सब इसी के अंतर्गत है, शर्तों के अंतर्गत। उसके बाद देखते हैं आर्टिकल 60 क्या कहता है। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा राष्ट्रपति को पद की शपथ दिलाई जाती है। किसके द्वारा दिलाया जाता है? सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा इन्हें पद की गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है। अगर मुख्य न्यायाधीश नहीं है, मान लीजिए CJI छुट्टी पे गए हुए हैं या CJI बीमार है, तो अब क्या होगा? ऐसी परिस्थिति में जो सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम न्यायाधीश होंगे, क्योंकि वरिष्ठता के क्रम में ही CJI बनते हैं, मतलब जो श्रेष्ठ होते हैं, सबसे वरिष्ठ होते हैं, उन्हीं को CJI बनाया जाता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मुख्य न्यायाधीश। तो अब ऐसी परिस्थिति में अगर CJI नहीं मौजूद हैं तो उनकी जगह जो वरिष्ठ व्यक्ति होगा वो उनके द्वारा शपथ दिलाया जाएगा। और इन्हें जो है शपथ वगैरह में क्या, श्रद्धापूर्वक राष्ट्रपति पद का पालन करूंगा, संविधान विधि का संरक्षण, प्रतिरक्षण, परिरक्षण करूंगा, जनता की सेवा एवं कल्याण में निरत रहूंगा, जो हर एक कहते हैं सामान्यतः, ठीक है। ये हो गया। अब देखते हैं हम इनके पद की देख लिए कि कितने समय तक पद पे रहेंगे, कैसे इनका चुनाव होता है, शक्तियाँ क्या हैं, शर्तें क्या हैं, ठीक है, पात्रता क्या है, शपथ क्या है। अब इन्हें पद से कैसे हटाया जा सकता है, इसको जानने से पहले हम एक प्रश्न अटेंड कर लेते हैं, ठीक है, थोड़ा सा रिलैक्स भी हो जाएंगे। निम्नलिखित में कौन भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचक गण में शामिल नहीं है? तो अगर आप पिछला थोड़ा सा वीडियो रिमाइंड कर पाएंगे, अगर थोड़ा सा याद कर पाएँ तो क्या है, अब पहली शर्त मैं आपको बता दूं कि निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते हैं, तो एक आपको मैंने हिंट दे दिया। तो अब यहाँ देख लेते हैं, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य कह रहा है नहीं होते, शामिल नहीं होते। कौन? राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यों की विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य, ठीक है। तो अभी कुछ देर पहले बताया गया कि विधान परिषद के सदस्य चाहे वो निर्वाचित हों चाहे वो मनोनीत हों, वे भाग नहीं लेते, ठीक है। तो विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेते। यहाँ पे ऑप्शन डी जो है आपका, वही यहाँ पे गलत है, ऑप्शन डी नहीं हो सकता, ठीक है। तो चलिए आपके 2 नंबर बन गए। यह प्रश्न आपके कई सारी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, मैं पहले भी बता चुका हूँ, जितने भी प्रश्न मैं यहाँ शामिल करता हूँ सारे किसी न किसी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। तो अगर आप प्रश्नों को ध्यान से सुनेंगे, उनकी व्याख्या भी सुनेंगे, तो निस्संदेह बड़ा लाभ मिलेगा इससे। तो चलिए महाभियोग के प्रश्न देखने से पहले महाभियोग की प्रक्रिया देख लेते हैं, उसके बाद प्रश्न देखते हैं। तो महाभियोग की प्रक्रिया क्या होती है? संविधान के अनुच्छेद 161 के अंतर्गत, ठीक है, अनुच्छेद 61 के अंतर्गत जब प्रक्रिया ये चलती है तो इसके विषय में हम पहले जान लेते हैं। इसमें क्या होता है, संविधान का जब अतिक्रमण करता है राष्ट्रपति, यानी कि उन्होंने संविधान के खिलाफ कोई कार्य किया हो, तो संसद को यह शक्ति दी गई है कि उनके खिलाफ इम्पीचमेंट की प्रक्रिया लागू की जाए, जिसे महाभियोग कहा जाता है, ठीक है। संसद के किसी भी सदन से लगाया जा सकता है यह जो है आरोप, ठीक है, यह लोकसभा राज्यसभा दोनों में लाया जा सकता है। शर्त सिर्फ इतनी है कि ऐसा करने के लिए, यानी कि आप अगर राष्ट्रपति महोदय के खिलाफ इम्पीचमेंट की प्रोसेस ला रहे हैं तो उसके 14 दिन पहले उनको सूचित करना पड़ेगा, ठीक है। और यह नोटिस संसद के कुल सदस्य संख्या के कम से कम 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर इस पे होने चाहिए। मान लीजिए कब ऐसा नहीं है कि आप राष्ट्रपति महोदय से नाराज हुए, तो अब क्या किए कि आप एक जो है नोटिस दे दिए राष्ट्रपति महोदय को, देखिए अब आपको देखो 15 दिन हटा के दिखाता हूँ, ठीक है, आप बहुत लेवल कर रहे हैं। तो अब ऐसी परिस्थिति में क्या होगा, नहीं माना जाएगा, वो फाड़ के फेंक देंगे या
हवाई जहाज़ बना देंगे, तो ठीक है, और उनके पास शक्ति है, आपको टर्मिनेट कर सकते हैं, लेकिन आप अकेले कुछ नहीं कर सकते उनका। तो अब ऐसी परिस्थिति में क्या होगा कि हालांकि वो भी आपको ऐसे नहीं कर सकते, इसलिए बिना जो है प्रधानमंत्री के परामर्श के। तो अब इसमें क्या होगा, आप अकेले तो उन्हें नहीं कर सकते कि नोटिस दे दे जब मन चाहे तब। तो इसीलिए क्या किया गया है कि जो सदस्य हों, तमाम सदस्य जितने होते हैं संसद के, उनका 1/4, ठीक है, जिस सदन में लाया जा रहा है उसके 1/4 सदस्यों द्वारा उस प्रस्ताव को हस्ताक्षरित किया गया हो, उसे सहमति दी गई हो कि हाँ इन्हें हटाए जाने की प्रक्रिया चलाई जानी चाहिए, ठीक है, तब जाके 14 दिन पहले राष्ट्रपति को नोटिस दिया जाएगा। ऐसी स्थिति में जिस सदन में आरोप लगाया जाता है उसमें सदन की कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत से संकल्प पारित कर अगले सदन के लिए भेज दिया जाता है। मान लीजिए राज्यसभा में प्रस्ताव लाया गया तो 2/3 सदस्यों के बहुमत से संकल्प पारित करके अगले सदन को भेज दिया जाता है, ठीक है, जिससे इन आरोपी की जांच की जा सके। दूसरे सदन में राष्ट्रपति अपना पक्ष रख सकता है, यानी कि जहां जांच हो रही है कि इनके ऊपर अभियोग सही है कि नहीं है, तो वहां राष्ट्रपति महोदय को अपना पक्ष रखने का मौका दिया जाता है। यदि दूसरे सदन द्वारा इस आरोप को सही पाया जाता है कि हाँ इन पे जो आरोप लगाए गए हैं सही हैं, ठीक है, तो उस सदन की कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर दिया जाता है। इस प्रकार महाभियोग की प्रक्रिया पूरी हो जाती है और राष्ट्रपति को प्रस्ताव पारित होने की तिथि से, यानी कि जिस दिन प्रस्ताव पारित हो गया, उसने देखा सदन ने, दूसरे सदन ने कि हाँ इनके आरोप जो लगाए गए हैं पूरी तरह सत्य पाए गए हैं, तो उसी दिन उसको पास कर दिया जाएगा और उसी दिन तिथि से वे अपने पद से मुक्त हो जाएंगे। तो यह हमारी अनुच्छेद 61 के अंतर्गत महाभियोग की प्रक्रिया हो गई। अब महाभियोग की जो प्रक्रिया होती है, राष्ट्रपति इसमें उपस्थित होने, अपना मत देने, अपना प्रतिनिधि भेजने का अधिकारी होता है, यानी कि जो महाभियोग की प्रक्रिया चलती है उसमें वे जो है उपस्थित हो सकते हैं और अपना प्रतिनिधि भेज सकते हैं वहाँ पे कि देखिए भैया सब कुछ सही चल रहा है कि मनमाना कर रहे हैं कुछ भी, ठीक है। और महाभियोग की जो प्रक्रिया होती है, ये ध्यान देने वाली बात है, क्वासी जुडिशरी होती है, मतलब ये अर्ध न्यायिक होती है, ठीक है। क्या होती है? क्वासी जुडिशरी अर्ध न्यायिक प्रक्रिया होती है। अब इसमें क्या होता है कि महाभियोग में जो शामिल होगा, कौन कौन शामिल होंगे, थोड़ा सा ये देख लेते हैं। तो महाभियोग में दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों के अलावा मनोनीत सदस्य भी इसमें भाग लेते हैं, ये ध्यान देने वाली बात है। हमने ध्यान से देखा था चुनाव में इनके भाग नहीं लिए थे, लेकिन जब इनके हटाने की प्रक्रिया हो तो उसमें दोनों सदनों के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य भाग ले सकते हैं, ठीक है। और इसमें क्या होता है, राज्य विधानसभाओं, दिल्ली पुडुचेरी के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य इसमें भाग नहीं लेते, भले ही वो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लिए हों। इसमें केवल दोनों सदनों का अहम योगदान होता है। तो ये पूछा जा सकता है कि निम्न में से राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया में कौन कौन भाग लेता है। तो अगर आपने बहुत डिटेल में पढ़ा है, बड़े अच्छे से पढ़ाई किया है, तो निस्संदेह आप इस प्रश्न को गलती नहीं करेंगे कि उनके चुनाव में निर्वाचक मंडल में तो शामिल होते हैं, लेकिन महाभियोग की प्रक्रिया में शामिल नहीं होते हैं, ठीक है। तो और जो राष्ट्रपति जी के नहीं, चलिए ठीक है, इतना ही काफ़ी इनके लिए फिलहाल, ठीक है। अब इस प्रश्न को देख लेते हैं, ठीक है। राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाने की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित किया गया है? तो ये हम अभी तक पढ़ते चले आ रहे हैं। अनुच्छेद 53 के अंतर्गत हमने देखा वहाँ पे कि भारत के राष्ट्रपति कार्यपालक शक्तियों से संबंधित है। अनुच्छेद 74 के अंतर्गत हम अभी देखने वाले हैं, उसमें मंत्रिपरिषद की व्यवस्था की कि मनमाना नहीं कर सकते। आर्टिकल 13 के अंतर्गत व्यवस्था की गई कि संसद किसी प्रकार का ऐसा कानून नहीं बनाएगी जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती है, और जिस हद तक करती है उस हद तक उसे शून्य घोषित कर दिया जाएगा। बचा एक अनुच्छेद 61, यह क्या करता है, महाभियोग की प्रक्रिया से संबंधित प्रावधान करता है, ठीक है। अब हम देखते हैं राष्ट्रपति महोदय की शक्तियाँ, यानी कि राष्ट्रपति को क्या क्या शक्तियां दी गई हैं। उससे पहले थोड़ा सा देख लेते हैं राष्ट्रपति के पद की रिक्तता कैसे होती है। तो 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा हो जाए, त्यागपत्र दे दें, मृत्यु हो जाए इनकी, महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा हटाया जाए, पद के ग्रहण करने की अर्हता न रखने पर, निर्वाचन अवैध घोषित होने पर, इन सब प्रक्रियाओं द्वारा उन्हें हटाया जा सकता है, ठीक है। राष्ट्रपति के कार्यों की निर्वहन कौन करेगा? मान लीजिए कि वो बीमार हैं या किसी ऐसी परिस्थिति आ गई जो ऑफिस में नहीं रह पा रहे हो, तब क्या होगा? तो क्या होता है कि इसकी व्यवस्था की गई है हमारे संविधान में, बीमारी, अनुपस्थिति या अन्य कारणों से अपने पद पर कार्य करने की असमर्थता के कारण उपराष्ट्रपति द्वारा कार्यों का निष्पादन किया जाता है। ऐसी स्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पुनः पद धारण करने तक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए कि उपराष्ट्रपति महोदय भी नहीं है, तब क्या होगा?
तो वैसी परिस्थिति में भारत के मुख्य न्यायाधीश कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं। ये प्रश्न पूछा जा चुका है बहुत पहले, ठीक है। भारत के मुख्य न्यायाधीश भी न रहे तब क्या होगा? तब क्या होगा? उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं, ठीक है। तो ये एक हायरार्की है, आपको ये जान लेना जरूरी है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ऐसे भी घुमा फिरा के प्रश्न पूछ लेते हैं। और ऐसी परिस्थिति में एक चीज़ याद रखिए, जो भी व्यक्ति राष्ट्रपति के पद पर कार्य करेगा, ठीक है, वह राष्ट्रपति के पद, अधिकार, भत्ते, वेतन सब का अधिकारी माना जाएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं आगे राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में। 2 अनुच्छेद काम करेंगे यहाँ पे, अनुच्छेद 53 और अनुच्छेद 74, इसी के संदर्भ में देखेंगे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 53(1), अनुच्छेद 53(1) 53 सब क्लॉज 1 में क्या कह रहा है? संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है, जिसे वह स्वयं अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा प्रयुक्त करेगा। दूसरा 74(1) में क्या कह रहा है? 74(1) में कहा जा रहा है, राष्ट्रपति को मंत्रणा या सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद का प्रावधान किया गया है, और उसका प्रधान कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा, ठीक है। भारत सरकार के समस्त शासन संबंधी कार्य राष्ट्रपति के नाम से ही किए जाते हैं, ये ध्यान देने वाली बात है, ठीक है। उसके अलावा एक महत्वपूर्ण चीज़ है, राष्ट्रपति अंतर्राज्यीय परिषद का गठन कर सकता है, ठीक है, और जो है जिससे केंद्र राज्य के विभिन्न राज्यों के मध्य सहयोग और समन्वय स्थापित करने की बात की जाती है। राष्ट्रपति भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं, ठीक है, ध्यान देने वाली बात है, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं। उसके बाद प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति महोदय के द्वारा किया जाता है। और जो मंत्री होते हैं राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं, यानी कि जब तक राष्ट्रपति का प्रसाद मिल रहा है तब तक अपने पद पर रहेंगे। इसका अर्थ ये हुआ कि राष्ट्रपति की इच्छा तक अपने पद पर रहते हैं। यहाँ राष्ट्रपति की इच्छा अर्थ है प्रधानमंत्री, यानी कि प्रधानमंत्री की सलाह के बाद ही वो किसी मंत्री को टर्मिनेट कर सकते हैं, ठीक है। वह ऐसा जो है कहने के बाद, प्रधानमंत्री कहने के बाद उन्हें हटाया जाता है। उसके अलावा राष्ट्रपति के पास एक और शक्ति क्या है कि राष्ट्रपति अनुसूचित क्षेत्र तथा अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों की प्रशासकीय शक्ति रखता है, यानी कि इन क्षेत्रों का वो प्रशासक होता है, और वह किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकता है। यह राष्ट्रपति का विशेष अधिकार के अंतर्गत आता है। उसके अलावा एक होता है वित्त आयोग का गठन किया जाता है। राष्ट्रपति महोदय के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 280 के अंतर्गत 5 साल या उससे पहले भी जब वो आवश्यक समझें एक वित्त आयोग का गठन करते हैं, ठीक है, केंद्र और राज्यों के मध्य राजस्व बंटवारे के लिए, ठीक है। ये क्या करता है? राष्ट्रपति महोदय को सलाह देता है। यूपीपीसीएल 2021 के क्वेश्चन प्री एग्जाम में पूछा जा चुका है ऐसा प्रश्न, ठीक है। राष्ट्रपति विभिन्न आयोग की नियुक्ति भी कर सकता है, जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा आयोग के लिए। राष्ट्रपति विधायिका के प्रस्तावों, संघ के प्रशासनिक कार्यों संबंधित जानकारी भी मांगने पर प्रधानमंत्री से द्वारा दिया जाता है। जैसे राष्ट्रपति महोदय बैठे हैं, मान लीजिए खाली, कहीं देखते हैं क्या काम धंधा चल रहा है सरकार में, तो क्या कर सकते हैं? प्रधानमंत्री से कह सकते हैं, मोदी जी से कि एक काम करिए, आप कैसे क्या कर रहे हैं, आजकल बड़ा बवाल चल रहा है मीडिया में, अपना हिसाब किताब जरा दीजिए। तो मोदी जी ये नहीं कह सकते कि भाइयों बहनों आप अपना काम करिए, ठीक है। मोदी जी को मजबूरी में ये देना ही पड़ेगा, क्योंकि संवैधानिक ऐसा प्रावधान है। क्योंकि जो राज्य प्रमुख है, राष्ट्र प्रमुख है, वो तो राष्ट्रपति ही है, ठीक है। कार्यपालिका प्रमुख भी है, भले वो नाम मात्र के हैं, ठीक है, लेकिन हैं तो कुछ उन्हें ऐसी शक्तियां दी गई हैं कि वो रिव्यू कर सकते हैं कि आप कहीं मनमाना तो नहीं कर रहे हैं, लापरवाही तो नहीं कर रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं? निरीक्षण कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब देखते हैं कुछ विधायी शक्तियां भी राष्ट्रपति के पास होती हैं। लेजिस्लेटिव पावर। लेजिस्लेटिव पावर क्या है? जैसे राष्ट्रपति संसद की बैठक बुला सकते हैं और सत्रावसान कर सकते हैं। बैठक बुलाना और सत्रावसान दोनों क्या है? जैसे बैठक बुलाना, सत्र आहूत करते हैं, ठीक है। ऐसे ऐसे शब्द बोले जाते हैं, इसलिए जानना जरूरी है आपके लिए। सत्र आहूत करते हैं। अब क्या हुआ? देखिए, सत्र आहूत कर देने, उसके बाद उसमें स्थगन होता है। स्थगन कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। लेकिन सत्रावसान कौन करेगा? राष्ट्रपति महोदय ही करेंगे। ये ध्यान देने वाली बात है, ठीक है। लोकसभा का विघटन कर सकते हैं। संसद के संयुक्त अधिवेशन का आह्वान कर सकते हैं, संयुक्त बैठक का। मतलब जब अगर कोई विधेयक
ऐसा हो जाए जो न राज्यसभा पारित नहीं कर रही लेकिन आवश्यक है, लोकसभा ने पारित कर दिया है, दोनों के बीच मतभेद उत्पन्न हो जाता है। ऐसी परिस्थिति में संयुक्त बैठक की व्यवस्था की जाती है, ज्वाइंट सिटिंग की व्यवस्था संविधान में हमारे की गई है। इसमें क्या होता है, इसमें दोनों सदनों एक जगह इकट्ठा करके वोटिंग करवा लिया जाता है उस पर, ठीक है। इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष द्वारा किया जाता है और लोकसभा के नियमों के मुताबिक ही यह संयुक्त सिटिंग ज्वाइंट सिटिंग होती है। एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक पे संयुक्त अधिवेशन, संयुक्त बैठक की व्यवस्था नहीं की गई है, ठीक है। और प्रत्येक नए चुनाव के बाद राष्ट्रपति संसद को संबोधित भी करते हैं, ये इनकी विधायी शक्ति में आता है। तो कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि निम्न में से कौन सी राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ हैं, ठीक है। उसके अलावा संसद में लंबित किसी विधेयक के संदर्भ में संसद को संदेश भेजने की शक्ति राष्ट्रपति के पास होती है, ठीक है। राष्ट्रपति लोकसभा राज्यसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष पद की रिक्तता की स्थिति में यानी खाली होने की स्थिति में सदन के किसी भी सदस्य को अध्यक्षता सौंप सकता है, ठीक है। यदि कोई विधेयक संसद द्वारा पारित होकर राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है तो वह विधेयक उसे स्वीकृति दे सकता है या अपनी स्वीकृति सुरक्षित रख सकता है अथवा विधेयक को संसद के पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, ठीक है। और यह शक्ति उसे कैसे मिली है, इससे अनुच्छेद 111 के अंतर्गत ये 3 प्रकार की शक्तियां मिली हैं और इन्हीं तीनों में कहीं न कहीं वीटो की अवधारणा मौजूद है, ठीक है। तो जो विधेयक सुरक्षित रख लेते हैं इसमें वीटो की व्यवस्था की गई है। तो आगे देखेंगे इसमें कि उनकी वीटो की शक्ति में क्या क्या चीज़ें आती हैं। एक ध्यान देने वाली बात है, विधायिका शक्ति में ही इनके राष्ट्रपति महोदय धन विधेयक को संसद की पुनर्विचार के लिए वापस नहीं लौटा सकते, ठीक है। ऐसा प्रावधान संविधान में नहीं है क्योंकि उनकी अनुमति के बाद ही धन विधेयक को प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा अगर राज्य के राज्यपाल, किसी राज्य के राज्यपाल कोई विधेयक राष्ट्रपति के विचारार्थ उनके पास भेजते हैं, ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति विधेयक पर क्या कर सकते हैं, वही अनुच्छेद 111 वाले प्रावधान के अंतर्गत उनके पास ऐसी शक्तियां हैं कि वो उस विधेयक को अपने पास रोक सकते हैं। हालांकि ये अलग प्रक्रिया है, जैसे राष्ट्रपति महोदय जब रोकते हैं तो इसमें अनुच्छेद 201 का प्रयोग करते हैं राज्यों के विधेयक के संदर्भ में। देखिए यहाँ जो उनके पास 3 विकल्प हैं, सेंट्रल के मामले में 111 में और राज्यों के मामले में 201 में। सेंट्रल के मामले में 111 के अंतर्गत विधेयक को रोक सकते हैं, सुरक्षित रख सकते हैं, वापस लौटा सकते हैं, और जबकि 201 के मामले राज्यों के विधेयक में करते हैं। और अनुच्छेद 200 के अंतर्गत क्या होता है, राज्यपाल के द्वारा राष्ट्रपति के लिए आरक्षित किया जाता है विधेयक को। मान लीजिए मुख्यमंत्री द्वारा, विधानसभा द्वारा कोई विधेयक पेश किया गया कि अब इस पर आप साइन कर दीजिए, उन्होंने देखा, कहा नहीं मैं इस पर साइन नहीं कर सकता, इसमें मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है, मैं इसको केंद्र को भेज रहा हूँ। राष्ट्रपति महोदय देख लेंगे, उसके बाद ही पास होगा। तो जब राष्ट्रपति महोदय के पास आ जाएगा तो क्या कहेंगे, नहीं रुक जाइए, 201 के अंतर्गत मुझे कुछ शक्तियाँ प्राप्त हैं, इनके अंतर्गत मैं देख लेता हूँ, जब सही लगेगा तभी साइन करूँगा। तो ये सारी व्यवस्था की गई है। अब क्या होता है कि राज्य विधायिका द्वारा पुनर्विचार के पश्चात भेजे गए विधेयक पर राष्ट्रपति स्वीकृति देने के लिए बाध्य नहीं है। ध्यान देने वाली बात है यहाँ पे, राष्ट्रपति महोदय के पास भी अगर केंद्र का कोई है, लोकसभा राज्यसभा ने पुनर्विचार करने के बाद पुनः भेजा तो उस बिल को इन्हें पास ही करना पड़ेगा। राज्यपाल महोदय के पास भी भेजा तो भी इन्हें पास ही करना पड़ेगा। लेकिन अगर राष्ट्रपति महोदय के पास पुनर्विचार के लिए पुनः आता है वही बिल, तो ऐसी परिस्थिति में मजबूर नहीं है कि उस बिल को अपनी सहमति दें ही, वे अपने बिल को, उस बिल को सुरक्षित रख भी सकते हैं। उसके अलावा चलिए विधायी शक्ति में एक और चीज़ देख लेते हैं, आर्टिकल 123 क्या है, ठीक है। तो इससे अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। अध्यादेश क्या होता है, जब संसद, ठीक है, जब संसद के दोनों सदनों में कोई एक सदन सत्र में ना हो और किसी विषय पे कानून बनाना अत्यावश्यक हो जाता है, तो ऐसी परिस्थिति में कानून जो पास किया जाता है, एक जो है ऑर्डिनेंस बनाया जाता है, एक आदेश पारित किया जाता है, जिसकी शक्ति संसद के द्वारा पारित किए हुए कानून के बराबर ही होती है, उसी प्रभाव के स्वरूप होती है, तो उसे अध्यादेश कह दिया जाता है। अध्यादेश संसद की पुनः बैठक के, यानी कि जो अध्यादेश जारी कर दिया जाता है, संसद की जब पुनः बैठक होती है 6 सप्ताह के भीतर संसद द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए, प्रथम बैठक से 6 सप्ताह के भीतर, ठीक है। और अब जारी नहीं किया गया तो समाप्त हो जाएगा 6 सप्ताह के बाद। और राष्ट्रपति जी अपने अध्यादेश को वापस भी ले सकते हैं कि चलिए ठीक है, उसमें मूड था, मैंने पास कर दिया था, वापस ले रहा हूँ, तो किसी साधारण जो है आदेश के द्वारा उसे समाप्त भी कर सकते हैं। अब अन्य विधायी कार्य देख लेते हैं। ये तो विधायी शक्तियाँ हमने देखा, ठीक है, और अन्य देख लेते हैं क्या है। अन्य में बहुत ज़्यादा नहीं है, वही विभिन्न जो है जो कैग वगैरह की नियुक्ति है, संघ लोक सेवा आयोग, वित्त आयोग, इन सब की, और जो है बाकी जो कुछ क्षेत्र होते हैं आरक्षित क्षेत्र, उनके शासन संबंधित ये होते हैं। अब देखते हैं वित्तीय शक्ति क्या है उनकी।
ठीक है। तो वित्तीय शक्तियों में क्या है कि जो फाइनेंशियल पावर होती है राष्ट्रपति की, उसमें क्या होता है, धन विधेयक को राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही संसद में पेश किया जा सकता है, पहले बता दिया है मैंने। भारत राष्ट्रपति की जो शक्ति और होती है, जैसे आकस्मिक निधि है, हमने कल बताया था परसों के भी लेक्चर में कि भारत के पास 3 प्रकार की निधियां होती हैं। संचित निधि होती है, लोक लेखा समिति होती है, लोक लेखा जो है होता है, और उसके अलावा एक आकस्मिक निधि होती है। तो जो आकस्मिक निधि होती है अनुच्छेद 267 के अंतर्गत, जो बाकी 2 निधियों की बात की अनुच्छेद 266 के अंतर्गत बात की जाती है, लेकिन अनुच्छेद 267 के अंतर्गत आकस्मिक निधि की कंटिजेंसी फंड की चर्चा की जाती है। तो इसमें क्या होता है कि अगर कार्यपालिका को धन की जरूरत होती है सरकार को, तो अचानक बड़े अमाउंट की जरूरत पड़ जाए, कोई आपदा आ जाए, तो इससे धन निकाला जाता है। इसमें संसद का कोई नियंत्रण नहीं होता, डायरेक्ट राष्ट्रपति का नियंत्रण होता है केंद्र सरकार के वित्त सचिव के माध्यम से। तो इस पर राष्ट्रपति महोदय की शक्ति होती है। वार्षिक वित्तीय विवरण जो होता है, जिसे बजट कहा जाता है, संसद के समक्ष राष्ट्रपति ही रखते हैं। अनुदान की कोई भी मांग उनकी सिफारिश के बिना नहीं की जा सकती, राष्ट्रपति महोदय की सिफारिश के बिना। तो ये क्या हुआ, उनकी वित्तीय शक्ति को हमने देखा। अब देखते हैं अनुच्छेद 72 के अंतर्गत न्यायिक शक्ति उनकी क्या क्या है। तो न्यायिक शक्ति भी बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। लगता है आज राष्ट्रपति इसी लेक्चर में पूरा नहीं हो पाएगा, क्योंकि मैं लेक्चर 40 मिनट से ज़्यादा नहीं बनाना चाहता, 40 मिनट बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो अगर आवश्यकता हुई तो हुई, क्या मतलब होगी ही, तो हम अगली वीडियो लेके आएंगे इस पर। तो अभी इसको हम जहाँ तक संभव है निपटा दे रहे हैं। न्यायिक शक्ति में जुडिशियल पावर क्या है इनके पास, अपनी न्यायिक शक्तियों के लिए राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। सोचिए, राष्ट्रपति के पास इतनी पावर होती है कि हमारे CJI तक की नियुक्ति इन्हीं के द्वारा की जाती है। वो अलग प्रक्रिया है, कोलिजियम व्यवस्था होती है, जिसमें क्या होता है कि 10 जजों की बेंच होती है, वो नाम सुझाते हैं राष्ट्रपति को, उन्हीं नामों में से राष्ट्रपति महोदय किसी को चुनना होता है CJI के लिए। तो इसमें क्या होता है, मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति मुख्य न्यायाधीश के सलाह से की जाती है। साथ ही राज्य के उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की भी नियुक्ति इन्हीं के द्वारा की जाती है, राज्यपाल की सलाह के साथ। राष्ट्रपति विधिक सलाह भी उच्चतम न्यायालय से ले सकते हैं, परंतु न्यायालय की यह सलाह राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी नहीं होती। जो राष्ट्रपति महोदय होते हैं अनुच्छेद 143 के अंतर्गत 143 के तहत क्या करते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश से सलाह मांग सकते हैं किसी विषय पे। मान लीजिए कि सेंट्रल में कोई कानून ऐसा बनाया, कोई विषय ऐसा हो रहा है कि समझ में नहीं आ रहा है, उतने पढ़े लिखे नहीं है वो कानून के मामले में, तो वैसी परिस्थिति में क्या होता है कि वो अब किसी हल्के फुल्के व्यक्ति को तो बुलाएंगे नहीं, क्या ये हमें सलाह दे दीजिए, भाई राष्ट्रपति महोदय हैं, उनकी इच्छा है, तो क्या करेंगे, CJI को बुला सकते हैं सीधे कि आप मुझे इस पर सलाह दे दीजिए। तो अब वो सलाह दे दिए, तो मान लीजिए वो ये नहीं कह सकते चलिए आप सलाह दे दिए, और वो क्या ठीक है अब जाइए आप सलाह दे दिए तो हम देखेंगे। अब वहाँ बैठ के जीत पे नहीं बैठे, ऐसे कैसे हो सकता है, आप हमें बुलाएं सलाह के लिए, मानेंगे नहीं, ये गलत बात है, हम जाएंगे ही नहीं जब तक नहीं मानेंगे। तो ऐसा कुछ नहीं हो सकता, वो सलाह दे के अपना काम करिए आप, हमें अगर मानना होगा तो मानेंगे, नहीं मानेंगे। तो वही होता है जो कहा जाता है कि सुनिए सबका, करिए अपने मन का, तो हमारे संविधान में भी लिखा गया है, ठीक है। तो ये राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी नहीं होता। उसके अलावा अनुच्छेद 72 के अंतर्गत किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध व्यक्ति को राष्ट्रपति क्षमा या दंडादेश का निलंबन, मतलब जो दंड दिया गया है उसको निलंबित कर सकते हैं, या मृत्यु दंड को स्थगित कर सकते हैं, राहत दे सकते हैं, माफ़ी प्रदान कर सकते हैं, यानी कि दंड को ही समाप्त कर सकते हैं, ठीक है। ऐसी शक्तियाँ उन्हें अनुच्छेद 72 के अंतर्गत दी गई हैं, ठीक है। यदि दंड का आदेश किसी ऐसे कानून के उल्लंघन के लिए दिया गया है जो संघ की कार्यपालक शक्ति के अंतर्गत आता है, तो भी उसे समाप्त कर सकते हैं। सैन्य न्यायालय के द्वारा दिया गया है, कोर्ट मार्शल वगैरह जैसी, उसे भी वो समाप्त कर सकते हैं। सारे दंड जिसका स्वरूप मृत्यु दंड है उसको भी समाप्त कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ एक चीज़ है, सैन्य न्यायालय का समाप्त कर सकते हैं, मान लीजिए कोर्ट मार्शल किसी का हुआ है सैनिक का, वो भी समाप्त कैसे। तो देखिए एक चीज़ आप जानते होंगे, आज तक जीके में पढ़ते होंगे, राष्ट्रपति महोदय क्या करते हैं, तीनों सेनाओं के प्रमुख माने जाते हैं, माने क्या जाते हैं, होते हैं, ठीक है। तीनों सेनाओं के प्रमुख भी होते हैं, ठीक है, सेना अध्यक्ष भी बोला जाता है तीनों सेनाओं का इन्हें, तो इसलिए उन पर भी इनको शक्ति प्राप्त है, ठीक है। मिलिट्री पावर भी कुछ इनके पास होती है, ठीक है। उसी के तहत इनको तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति माना जाता है, और संसद की अनुमति से ही वह किसी युद्ध की घोषणा समाप्ति कर सकते हैं। मान लीजिए कि अभी पाकिस्तान में स्थिति बड़ी खराब चल रही है, मौका सही है, ठीक है, अब इसी समय जो है घोषणा हो जाए, ठीक है, कह दे कि पाकिस्तान पे आक्रमण कर दो, तो भाई अब ऐसे नहीं कर सकते, हालांकि ये तो मंत्रिपरिषद की इच्छा होती है, ठीक है, लेकिन संसद की अनुमति चाहिए, ठीक है। संसद की अनुमति के बाद युद्ध की घोषणा कर सकते हैं, संसद में बात रख दें, उसके बाद क्या होगा, युद्ध की घोषणा हो जाएगी। यह भी शक्ति राष्ट्रपति महोदय के पास होती है। तो ये सैन्य शक्ति हो गई। अब सैन्य शक्ति के अलावा
कुछ इनके पास आपातकालीन शक्तियाँ भी होती हैं, इमरजेंसी की शक्तियाँ भी होती हैं। मान लीजिए कुछ ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो गई जबकि ना सदन को बुलाया जा सकता है, ना बैठ के मंत्रणा की जा सकती है, तब क्या होगा, तो उसके अंतर्गत भी हमारे संविधान में व्यवस्था की गई। इसीलिए तो हमारा संविधान जीवंत संविधान कहा जाता है। पूरे विश्व में सबसे यूनिक टाइप का संविधान है अपना, क्योंकि संविधान में हमारे ऐसी व्यवस्थाएं की गई हैं कि उसमें कभी कभी क्या होता है, हमारा संविधान संघात्मक होते होते अचानक एकात्मक हो जाता है। बस परिस्थितियां बदलें कि हमारा संविधान स्वरूप बदल लेता है। ये और देशों में नहीं है। आप देखिए पाकिस्तान में कितनी बार संविधान बदला, श्रीलंका की हालत देख रहे हैं, नेपाल की देख रहे हैं, बट भारत की स्थिति कुछ अलग ही है। और ये जानते हैं, प्राउड करने का बहुत ही अच्छा अवसर देता है हमारा संविधान। ठीक है, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को आप लोग धन्यवाद दे सकते हैं दिल से इस बात के लिए कि ऐसा संविधान उन्होंने दिया कि इतने सालों से हमारा देश उस संविधान का पालन करते हुए आगे बढ़ रहा है, आगे भी निरंतर चलता ही रहेगा। तो आपातकालीन की व्यवस्था की बात कर लें तो इसमें क्या है, अनुच्छेद 352 के अंतर्गत दी गया है एक आपातकाल, अनुच्छेद 356 के अंतर्गत, अनुच्छेद 360 के अंतर्गत मुख्य रूप से 3 प्रकार की व्यवस्था की गई। लेकिन इसी में अनुच्छेद 355 की भी एक आपात की व्यवस्था है और एक अनुच्छेद 365 की भी चर्चा की गई है। तो इन सब की चर्चा जब हम आपातकाल की कर ही रहे हैं तो अलग अलग बारों में अभी नहीं करेंगे। इसके लिए हम जो है जब आपातकाल की चर्चा लास्ट में करेंगे तो वहाँ हम इसको लेके आ जाएंगे। और उसमें ये भी देखना है कि आपातकाल के दौरान कौन कौन से ऐसे अनुच्छेद हैं जो है मौलिक अधिकार निलंबित होते हैं, कौन कौन से ऐसे जो रहते हैं, तो उस पर हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे आपातकाल पे। ठीक है, वो आपातकाल पे हम वहाँ ध्यान देंगे। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पे देखते हैं हम अगला। हालांकि 40 मिनट की वीडियो हो ही गई, लेकिन एक प्रश्न अटेंड कर लेते हैं, उसके बाद वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। चलिए, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया कैसी प्रक्रिया है, ये मैं पहले बता चुका हूँ। कैसी है, अर्ध न्यायिक प्रकृति की है। ठीक, कैसी है, अर्ध न्यायिक प्रकृति की है। ठीक है, क्यों, क्योंकि संसद के द्वारा यह तय किया जाता है और संसद कोई न्यायालय नहीं है। ठीक है, हालांकि उसके पास कुछ न्याय करने की शक्ति है लेकिन पूरी तरह से नहीं है। जैसे दल बदल विधेयक, दल बदल अधिनियम के आधार पर वह किसी भी संसद की सदस्यता रद्द कर सकती है, लेकिन राष्ट्रपति को भी है, राष्ट्रपति भी कर सकता है किसी सदस्य की सदस्यता समाप्त, वो चुनाव आयोग की सलाह के बाद, वो अलग प्रक्रिया है। तो यहाँ पे क्या है, अर्धन्यायिक शक्ति राष्ट्रपति के पास भी है। ठीक है, तो यहाँ पे ये देख लेते हैं, अर्धन्यायिक प्रक्रिया, महाभियोग की प्रक्रिया इनके द्वारा चलाई जाती है। यहाँ पे हमारा वीडियो समाप्त हो रहा है। आप सबको देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी बहुत कुछ बचा हुआ है इस वीडियो में, हम देखेंगे राष्ट्रपति की वीटो शक्ति उनके पास क्या है। ठीक है, वो वीटो 3 प्रकार के हैं, तो क्या क्या है उसमें, एक विशेषित वीटो भी होता है, हमारे यहाँ है कि नहीं है, कहाँ है। उसके बाद राज्य विधायिका के संदर्भ में वीटो का प्रयोग कैसे होता है, उसमें अनुच्छेद 200, 201 के बारे में देखेंगे। राष्ट्रपति अध्यादेश कैसे जारी कर सकता है, उसकी शक्ति क्या होती है देखेंगे। अध्यादेश की अवधि कितनी होती है ये देखेंगे। उसके अलावा राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति जो प्राप्त है उसमें क्या क्या प्रावधान किए गए हैं, ये सारी चीज़ें देखना बाकी है। तो ये हम अगली वीडियो में आपसे लेके मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।